Hello friends, I am Hemant Agarwal, host and coordinator of webinar conducted by chshelpforum.com. This website is dedicated to various issues that can be experienced in housing societies. I request all of you to keep your microphones on mute and do not interrupt while the speaker is speaking. You may put in all your questions, etc., in the chat box, which will be taken up at the end of the speaker session. There are two speakers today, and we will try to limit the first session to maximum 1 hour and the second session to another 1 hour. So our first topic is corruption, how it happens in societies. I am from Mumbai, so hence I will be speaking our usual Mumbai English and Hindi mixture of the language, which I think we all enjoy. आपने अपने अपने सोसाइटी में ये सब सुना होगा. One of them, the favorite line is "Do not pressure us." हमारा काम तो ऑनरेडी है. सेकेंड लाइन आपने सुना होगा कि हम ऑनरेडी हैं, तुम्हारे नौकर नहीं है. थर्ड एक फेवरेट लाइन है मैनेजिंग कमेटी की, वो है हम अपना फैमिली टाइम छोड़कर आते हैं सोसाइटी की सेवा के लिए. फोर्थ लाइन है, ये टिपिकली आपको अपने अपने सोसाइटी में सुनने मिलता है. चौथा है वी आर गिविंग फ्री सर्विस एंड यूजिंग आवर प्राइवेट टाइम. Not all societies, but many societies, committee members indulge in corruption in the society. It is generally by force of habit. एक आदत बन जाती है सोसाइटी में. मैनेजिंग कमेटी के कुर्सी पे आए तो टिपिकली ये सोच के ही आते हैं कि हमें ये खाना पीना कुछ करना है करके. एक्सपेक्टेशन रहता है ये सबका. I have analyzed and received information about 200 types of scope of corruption and kickbacks or commissions received or demanded. I'll try to give few examples of few types which are sort of mostly routine in many Mumbai and Pune societies. अभी मानो सोसाइटी के ऑफिस में पेन खरीदना है, तो पेन खरीदते हैं, लेटर से 10 रुपए का एक पेन है. बिल छोटा सा बनता है, लेकिन एक पेन की जरूरत है तो खरीद के लेके आएंगे 4 पेन एक्चुअली. और एक्चुअली खरीदेंगे एक ही पेन, लेकिन बिल बना के लेके आएंगे 4 पेन का. तो ये 10 रुपया का एक पेन का 40 रुपए का बिल बना था. तो ये एक छोटा करप्शन हो गया. सिमिलरली प्लम्बिंग का आइटम खरीदा है, कोई इलेक्ट्रिकल का आइटम खरीदा है, ये सब खरीदेंगे एक आइटम या 2 आइटम, लेकिन बिल बन के आएगा 4-5 आइटम का. दिस थिंग्स आर लिटरली नॉट पॉसिबल टू डिटेक्ट. और बाद में ये सब जो छोटे मोटे अमाउंट्स जो करप्शन करके यूज करते हैं, वो चेयरमैन सेक्रेटरी भी आपके खुद का है. ये छोटे छोटे अमाउंट किस चीज के लिए यूज होते हैं? अपना खुद का चाय ले का खाने पीने के लिए, बड़ा पाव के लिए, एंड ऑल दिस थिंग. इट इज अ शेमफुल थिंग, बट इट इज स्टिल हैपनिंग. अभी अगर ऑडिटर, आपका स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है, जो टिपिकली आपका अकाउंट्स ऑडिट करता है, वो अगर वो चीज ध्यान से देखे कि एक 100 मेंबर की सोसाइटी में बरस में ऐसे 200 पेन के बिल आ गए हैं,
उसको ये चीज समझना चाहिए कि भाई 200 पेन एक सोसाइटी में यूज नहीं कर सकते एक साल में। सिमिलरली और बाकी आइटमों का उसको अगर ध्यान से देखना, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर is to check. His duty is not only to check the bills or the vouchers. His duty is also to counter check कि इतना चीज यूज हुआ या नहीं हुआ है सोसाइटी में। ढेर सारे कागज लेकर आ गए, बल्ब्स लेकर आ गए वगैरह वगैरह, एंड देन ही हैज टू पुट इट इन हिज रिपोर्ट कि अकॉर्डिंग टू मी दिस many bills are doubtful, these are suspicious bills, and I am reflecting it in my audit report. When it is reflected in the audit report, then obviously the members will also see the audit report, जो देखते हैं, और वो पूछेंगे कि भाई 200 पेन कहाँ से यूज हो गया सोसाइटी में। मैं आपको एक सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ पेन लेके, लेकिन ऐसी कई चीजें हैं सोसाइटी में जो यूज होते हैं। अभी स्टेपलर है, एक स्टेपलर लेकर आया 50 रुपए का, हर तीसरे महीने में फिर से एक स्टेपलर का बिल आ गया। इस तरह रूटीन के अगर बिल्स आते रहते हैं, तो इफ द ऑडिटर इज केयरफुल, और इफ योर इंटरनल ऑडिटर मतलब आप सोसाइटी के अंदर भी आप अपना अपॉइंट कर सकते हो और बाहर से भी इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हो। सो ऑल दिस थिंग्स कैन बी काउंटर चेक प्रॉपर्ली। दिस इज वन मोड ऑफ करप्शन। Another mode is to inflate those bills of the chai nashta या cold drinks that are called or used during managing committee meetings or general body meetings, any special general body meetings or AGM meetings। अभी अगर 50 चाय लेकर आया है कोई, तो ये दिस इज यूजुअली अनअकाउंटेबल, इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर एक ऑडिटर ध्यान से देखता है कि इस मैनेजिंग कमेटी मीटिंग में 7 लोग आए और वो चाय वाले ने 15 चाय का बिल बना दिया, तो देन दिस कैन बी thought of कि भाई this thing is improper. So this also can be reflected in the audit report. Society usually has AMC contractors. AMC का मतलब है annual maintenance का जो contractors होते हैं। वेंडर्स हैं, जैसे लिफ्ट वाले वेंडर्स हैं, लिफ्ट सर्विस करते हैं। हाउसकीपिंग से ऐसा समझ में आता है कि इनको करीबन 5 से 10% का कमीशन इनसे लिया जाता है, किकबैक्स लिया जाता है, to allow them inside the society and do some things. Sometimes thousands and lakhs of rupees are paid as bribes to some authorities. जैसे डेप्यूटी रजिस्ट्रार का कोई नोटिस आ गया, या कभी कोई इंक्वायरी आ गई, या ऑडिटर का हो गया, वगैरह वगैरह। तो such amounts are manipulated by raising extra security bills. Extra security bills का मतलब ये हो गया कि मानो आपके सोसाइटी में टोटल 4 सिक्योरिटी है, सवेरे का, दिन का 2 और रात का 2, पर सेक्रेटरी ये बोलता है कि नहीं, इस ओकेशन पे हमने 1 महीना ये एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी रखा हुआ है। अब वो बिल बन गया, ऑडिट होगा लगभग जुलाई एंड तक, मतलब अगले साल के जुलाई एंड तक ऑडिट होगा। एजीएम होगा लगभग सितंबर महीने में, और ये जो सिक्योरिटी का मैनिपुलेटेड बिल्स होगा ये पुराना हो चुका होगा, 1 बरस पुराना हो चुका होगा, तो इसको भी वापस ट्रेस कर सॉर्ट ऑफ मुश्किल हो जाता है। सिमिलरली सैलरी 1-2 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी वाउचर्स बन जाते हैं, ये बोल के कि भाई कि उनको टेम्परेरी सोसाइटी में एंगेज किया हुआ था। दिस ऑल्सो टिपिकली रिमेन्स नॉन डिटेक्टेबल। नॉन एग्जिस्टिंग छोटे मोटे सिविल रिपेयर्स कराते हैं, जैसे भाई सोसाइटी में गटर है या नाला है, उसका साफ सफाई, पानी के टैंकर का बिल है, 25 टैंकर आया पूरे बरस में, लेकिन बिल बन जाता है 75 टैंकर का। ये सारी चीजें आर वर्चुअली नॉन डिटेक्टेबल। इट कैन बी डिटेक्टेड, आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन कि कैसे डिटेक्ट हो सकता है ये चीज, बट दिस आर ऑल द पॉसिबिलिटीज दैट वी सी इन मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज। प्रॉपर स्क्रूटनी में ये सब ट्रेस हो सकता है। कैश इज डिमांडेड बाय द एमसी मेंबर्स फॉर इश्यूइंग ऑफ वेरियस एनओसीज, जैसे कि पासपोर्ट का एनओसी आया तो रुका के रखा जानबूझ के, कई दिन निकाल दिए। मेंबर बोलता है मुझे अर्जेंट है, तो अब सेक्रेटरी की कैलिबर के ऊपर है, वो अपना पैसा मांगता है, फिर वो इश्यू करता है। सेम विथ एनओसीज फॉर इलेक्ट्रिक नेम ट्रांसफर का है, गैस मीटर ट्रांसफर का रहता है, बैंक लोन के एनओसीज होते हैं,
मेंबरशिप ट्रांसफर के समय पैसे मांगा जाता है। ये तो क्लियर कट है, काफी न्यूज़पेपर में भी आ चुके हैं ये सब चीज। जब भी मेंबरशिप ट्रांसफर आएगा सेल डीड का या गिफ्ट डीड का या नॉमिनेशन बेसिस पे ट्रांसफर आ रहे हैं, तो ये सब चीजें कैसे मैनिपुलेट करना है ये कुछ खास खास लोगों को पता होता है, एंड दैट इज हाउ इट इज डन। द करप्शन अमाउंट में रेज फ्रॉम 5,000 rupees to even up to 5 lakh rupees also. Parking money is demanded from new incoming members. बाकी से नहीं लेंगे, लेकिन न्यू इनकमिंग मेंबर्स आता है तो वो मजबूरी में जो भी कुछ डिमांड किया जाता है वो दे दिया जाता है। कई मेंबर्स को शेयर सर्टिफिकेट्स नहीं इश्यू हुआ होता है। आप 25 चक्कर लगाते हो सोसाइटी में, अल्टीमेटली वन फाइन डे वो कोई ना किसी वाया मीडिया से डिमांड आ जाती है कि इतना दे दोगे तो आपको शेयर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। Some old MC members keep an eagle eye for long-term non-used parking slots of members who are abroad, and then यही पार्किंग लॉट चुपचाप दूसरों को दे दिया जाता है मंथली रेंट पे या लमसम कंसिडरेशन के लिए फॉर लिमिटेड पीरियड्स। This again is sort of a non-detectable thing unless and until somebody gets angry and then somebody speaks out. Typically होता है ऐसा, somebody speaks out ultimately, ज्यादा दिन नहीं छुपता ये सब चीजें। एक और तरीका है नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस का। तो मानो सोसाइटी में अगर 25 फ्लैट्स नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस भाड़े पे गए हुए, नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस कलेक्ट करना है, तो ये तो सोसाइटी के एमसी के ऊपर है। कई लोगों के साथ में एडजस्टमेंट होते हैं, खुद का ही अगर फ्लैट भाड़े पे चढ़वा दिया उन्होंने, या अपने ही रिलेशंस को या फ्रेंड सर्कल को भाड़े पे चढ़ा दिया, या उसी ने खुद ही टेनेंसी का एग्रीमेंट वगैरह बना दिया एज ए ब्रोकर थर्ड पार्टी के थ्रू, तो इन 15 फ्लैट से नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस कलेक्ट नहीं करते इन द बिल, बट सम कंपोनेंट ऑफ इट इज कलेक्टेड इन कैश। बड़ी सोसाइटियां हैं, कई सोसाइटी में नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस स्टार्टिंग फ्रॉम 500 रुपीज टू इवन 5,000 रुपीज भी होता है। कई सोसाइटियों में क्वार्टरली बिलिंग होता है, जिनका मंथली मेंटेनेंस चार्जेस जैसे नया लोखंडवाला के कॉम्प्लेक्सेस में, रहेजा के कॉम्प्लेक्सेस में, ओबराय के कॉम्प्लेक्सेस में, द थिंग इज क्वाइट ह्यूज। और जब नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस कैश में लेते हो तो मैनेजिंग कमेटी बोलती है कि भाई अगर आप नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस मुझे कैश में दोगे तो अगर बिल में लगता है नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस तो आपको 18% जीएसटी भी लगता है उसके अंदर, तो वो भी आपको सेव ऑफ हो जाता है। All these things are a regular fixed income for corrupt MCs for years together. Then one of the other ways is to arm twist the flat owners and the estate agents for allowing them to rent or lease their flats in the society. अभी estate agents आते हैं फ्लैट दिखाने के लिए, तो एमसी बोलेगा कि नहीं दिखाना है, या दिखाना है तो ये टर्म्स कंडीशन है हमारा, पहला बंदोबस्त करो वगैरह वगैरह करके। तो ये भी एक दूसरा करप्शन का पैटर्न बनता है सोसाइटी में। द एमसी dictates terms for kickbacks during sale, renting of flats in housing society, intimidating student level bachelor tenants for favors like चलो आने का है तो हमको दारू की बाटली दो, हमें पार्टी दो वगैरह वगैरह। MC also has, some MCs have a chronic habit of showing various expenditures on non-existing repairs and maintenance। जैसे उदाहरण के तौर पे सोसाइटी का पानी का पंप का रिपेयर करना है। अब पानी का पंप खराब हो गया मानो, तो उसका रिपेयर किया, 5,000 रुपए चले गए, तो शोर होगा पानी नहीं चढ़ रहा है, तो तुरंत रिपेयर हो गया। अब अगले महीने रिपेयर खराब नहीं भी हुआ है तो भी रिपेयर कर दिया, उसका भी बिल आ गया। ऐसे बरस में 2-3 बार अभी अगर कर लेता है तो भी उसका काफी कुछ इनकम हो जाता है। सोसाइटी में बल्ब्स रिप्लेस होते हैं, ट्यूबलाइट्स रिप्लेस होते हैं, गार्डन में बल्ब्स लगे हुए हैं, पैसेजेस में बल्ब्स लगे हुए हैं, कॉमन एरियाज में बल्ब लगे हुए हैं, पोडियम एरियाज है, स्टिल पार्किंग एरियाज वगैरह में बल्ब्स लगे हुए हैं। इन सब का इन्फ्लेटेड बिल्स आते हैं। गार्डन में फर्टिलाइजर डलता है तो बोलेंगे कि हमने फर्टिलाइजर डाला। मानो अगर 4 ट्रक मंगाना है फर्टिलाइजर का तो बिल बनेगा 10 ट्रक का, उसका कोई अकाउंटिंग नहीं होता। सोसाइटी में फिनाइल्स वगैरह यूज होते हैं, जैसे सोसाइटी के अगर टॉयलेट्स है, कॉमन टॉयलेट्स है, फ्लोर टॉयलेट्स है,
वगैरह वहां पे यूज होता है। सोसाइटी क्लेम समटाइम्स कि हमने हमारा ये ट्रैवल एक्सपेंस हो गया, हमने टैक्सी का फेयर स्पेंड किया या ओला का खर्चा किया, कहाँ पे जाने के लिए? तो बीएमसी ऑफिस में गए थे, वहां से ये उनको बुलाया था हमारे को पूछने के लिए। सोसाइटी के लॉयर के पास में गए किसी काम से, डेप्यूटी रजिस्ट्रार के ऑफिस में गए, पुलिस स्टेशन में हमको बुलाया ये टेनेंट के वेरिफिकेशन वगैरह के लिए। आधा से ज्यादा सच होता है और आधा से ज्यादा झूठ भी होता है इसके अंदर। एक फेवरेट है, आपको सभी को मालूम है ये चीज कि ड्यूरिंग रीडेवलपमेंट बहुत बड़ा किक बैक्स का अरेंजमेंट होता है फ्रॉम द बिल्डर्स, फ्रॉम द डेवलपर्स वगैरह। और दैट इज व्हाई यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि मेनी एमसीज दे क्रिएट very rather arrogant and aggressive stand during the redevelopment process. आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने से कतराएंगे वो, दे विल नॉट अलाउ कॉपीज ऑफ यू टू बी शोन। टिपिकल थिंग 99% सोसाइटीज में ये क्रम चलता है। कई सोसाइटियों में मोबाइल टावर इंस्टॉलेशन होते हैं, केबल टीवी का सेटअप इंस्टॉलेशन होता है छत के ऊपर, टेरेस में। जब ये सब बातचीत करने आते हैं तो इसमें भी किकबैक्स होते हैं। मोबाइल टावर के लिए वो कहेंगे कि ठीक है, हमारे सोसाइटी में 100 फ्लैट है, आप सबके जगह पे वहां पे इंटरनेट दोगे, हमारे ये 4 फ्लैट में इंटरनेट देना है, लेकिन इसका बिल नहीं बनेगा या इंस्टॉलेशन का ये खर्चा लगेगा, केबल वाले से अलग से सेटिंग्स होती हैं वगैरह। तो दीज आर मेनी वेज ऑफ डूइंग इट। One of the other favorite ways of doing it is to receive kickbacks during structural audit, repairs and paintings, major repairs, पानी का कनेक्शंस वगैरह का कुछ चेंज करना है, उसमें मेजर रिपेयर्स में आ जाता है वो। इलेक्ट्रिकल लाइंस रिपेयर्स होती है, मानो अगर बिल्डिंग का कोई केबल जल गया, लिफ्ट का कोई केबल जल गया वगैरह वगैरह, तो उसमें काफी कुछ मैनिपुलेट हो जाता है। मेनी टाइम्स यू विल सी कि जब आप फ्लैट रिनोवेट करते हो तो इट इज अ श्योर शॉर्ट थिंग कि कोई ना कोई मैनेजिंग कमेटी का या मैनेजर या सिक्योरिटी आके आपको बोलेगा कि नहीं, आप ये नहीं कर सकते हो, सेक्रेटरी का परमिशन लो पहले, ये टाइमिंग तो ये टाइम के बीच में करना है, लिफ्ट नहीं यूज करना ऊपर सामान लेके जाने के लिए वगैरह वगैरह। सो एट दिस टाइम्स लॉट ऑफ management mismanagement takes place, lot of adjustments take place, lot of negotiations takes place, and this is a routine। 100 मेंबर के सोसाइटी में एवरेज ऑन 10 मेंबर का फ्लैट रिनोवेट होता है हर साल में। One of the very favorite way of doing corruption is to conspire with the defaulter members to reduce or to set off his outstanding dues and his interest। क्या होता है इसमें कि डिफॉल्टर मेंबर को बोल दिया जाता है कि ठीक है, आपका जो इंटरेस्ट है वो हम जीबी में रिकमेंड करेंगे आपका वो इंटरेस्ट सेट ऑफ करने के लिए, आपको 50% देना होगा या 25% देना पड़ेगा वगैरह वगैरह। आप लोगों को ये भी जानकारी में है कि मोस्ट ऑफ द सोसाइटी मेंबर 100 फ्लैट में से 95 लोग ऐसे हैं जिनको बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सोसाइटी के अकाउंट्स को देखना समझना नहीं आता, आता भी है तो वो इग्नोर भी कर देते हैं। बाकी जो 5 जन जो बचे हैं वो पुराने मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स हैं या करंट मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स हैं। पुराने मेंबर्स हैं जो, तो वो शोर करते हैं कि ऐसा किया वैसा किया। ये भी आप सुनने को मिलता होगा सोसाइटी में कि ये करप्शन किया इन्होंने, इस ढंग से किया, उस ढंग से किया वगैरह वगैरह। टिपिकली ओल्ड मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स चूंकि ये सारी चीजों से गुजर चुके हैं, उनको नॉलेज है ये सारी चीजों का कि कैसे क्या करना है, तो दे एंटिसिपेट कि हमारे जो अभी आजकल के जो नए मैनेजिंग कमेटी मेंबर आए हैं वो भी ऐसे ही करते होंगे। कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इसका श्योरिटी नहीं है, पर एक एंटिसिपेशन हो जाता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ना, पुराना पापी को पता है कि हम कैसे गलत काम करते हैं। Another favorite method is to create haphazard accounts and silently removing part or full of outstanding dues and getting it adjusted in the audit report, which usually nobody checks. Only a deep scrutiny will show how the outstanding amount of defaulters suddenly turned zero.
It is not difficult. It can be done. Now, you are also aware कि जब कोई सर्विस प्रोवाइडर आपके सोसाइटी में है, वेंडर्स हैं, तो उनको जब पेमेंट देना है तो टीडीएस इज डिडक्टेड, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. वो उनसे डिडक्ट करना है, उनके पैन नंबर के अगेंस्ट में ट्रेजरी में जमा करना है. बट कई बार क्या होता है कि जैसे मानो आपके सोसाइटी में 10 वेंडर्स हैं, 5 वेंडरों के साथ में ऐसा एडजस्टमेंट हो जाता है कि भाई आपको हम ब्रेकअप करके देंगे पैसे. मानो 30,000 रुपीज के ऊपर लिमिट है कि भाई अगर 30,000 के ऊपर पेमेंट दे रहे हो आप किसी को कंसल्टेंट लेवल के लोगों को, तो उसको 7.5% से 10% के बीच में टीडीएस डिडक्ट करना है. अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है या एएमसी वाला है तो उसको 1% से 2% के बीच में उसका टीडीएस डिडक्ट करना है. तो जहां जहां पॉसिबल होता है टीडीएस नहीं डिडक्ट किया जाता है. एंड दैट अमाउंट इज नॉट डिपॉजिटेड. अब ये टीडीएस नहीं डिडक्ट किया तो उस समय अकाउंट्स और ऑडिटर दोनों को ये पता लग जाता है कि भाई आपने तो पेमेंट इसको 3 लाख रुपए का पेमेंट किया है ये वेंडर को, इसका आपका टीडीएस किधर डिडक्ट किया हुआ है. तब वो वहां पे ऑडिटर्स को भी मैनेज कर दिया जाता है. यू माइट हैव हर्ड कि सोसाइटी में हमारे एफडीज जो है, फिक्स डिपॉजिट रेसिप्ट्स, वो हमारे सोसाइटी का चुपचाप तोड़ दिया गया, मनी पार कर दिया और मेंबर्स को पता नहीं चलता है. अगर पता चलता है तो इट इज टू लेट, और उस समय आप यहाँ कंप्लेंट करोगे, प्रोसिक्यूट करने का कोशिश करोगे, तब तक काफी देर हो चुकी होती है. पूरी तरह से देर नहीं होती है, पर फिर भी काफी देर हो चुकी होती है उस समय. कई बार सोसाइटी के एमसी के ऊपर क्रिमिनल केस करा जाता है, क्रिमिनल कोर्ट में, सिविल केस सिविल कोर्ट में किया जाता है, और इवन कोऑपरेटिव कोर्ट में भी कुछ प्राइवेट केस किया जाते हैं. तो उस समय एमसी क्या करती है, इसका जो फीस है खुद के प्राइवेट क्रिमिनल केस के लड़ने के लिए सोसाइटी का फंड यूज करती है, जो अलाउड नहीं है. इट इज एन ऑफेंस ऑल्सो, एंड ड्यूरिंग एन इंक्वायरी that thing can be recovered back from them with interest also. So this is one another way of doing it quite efficiently. Most corruption money is silently hidden in the accounts with the active connivance of another corrupt auditor. ब्राइब का अमाउंट क्या होता है, मुश्किल से 2 से 5,000 रुपया, कभी थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेजॉरिटी ऑफ द जनरल बॉडी यानी जीपी मेंबर्स डू नॉट अंडरस्टैंड बैलेंस शीट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर. इट्स लाइक एन हर्ड मेंटालिटी. अगर पता भी तो है तो देन दे आर इनडिफरेंट, दे आर इग्नोरेंट, दे जस्ट सिंपली ठीक है एजीएम में आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे टूरिज्म की तरह एजीएम टूरिज्म आए बैठे, सोसाइटी का सेक्रेटरी हु इज और द एमसी मेंबर्स, मोस्ट ऑफ इट आर यूजुअली दोस एरोगेंट टाइप्स. दे विल जस्ट से कि ये है, इसको अप्रूव करो, पास करो, somebody propose, somebody second, पास हो गया. Many societies that they do not even take proposed by, seconded by. They just simply write passed by majority vote, which is another illegal thing. The cooperative court does not understand this. The consumer court does not understand it. There are judgment which says a resolution has to be proposed by Anil Sharma, seconded by Suresh Rao, passed unanimously or by objection of so and so members. So such accounts and auditor reports are easily managed in the society. Only जो अभी एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कंपनी सेक्रेटरीज हैं, और जो अकाउंटिंग जानते हैं, वो जब स्क्रूटनी करते हैं तो इनमें से भी कुछ परसेंटेज पीपल दे विल raise up their voice, and other people will just simply not raise their voices at all, just because they do not want to offend anybody, they do not want to take any quarrel with anybody. नहीं तो मैनेजिंग कमेटी हमारे पीछे पड़ जाएंगे. आपके एजीएम में भी आप नोटिस कर ही चुके हो कि रेजोल्यूशंस के टाइम पे देयर इज ए ग्रुप ऑफ
जनरल बॉडी मेंबर्स हु विल यूजुअली प्रपोज एंड सेकंड। आप अपने पिछले 5 साल का जनरल बॉडी मिनट्स देख लो, तो उसमें आप ये देखोगे कि प्रपोजर और सेकेंडर काफी हद तक सिमिलर रहते हैं। दिस इज ए कार्टेल, दिस इज ए ग्रुप ऑर्गेनाइज्ड बाय द मैनेजिंग कमेटी। पहले से बातचीत कर लिया जाता है कि देखो ये अकाउंट्स का प्रपोजल आएगा और तुमको उसको बोलना है कि मैं प्रपोज करता हूँ, तुमको बोलना है उसको सेकंड करता हूँ। और ये सब फेवरेटिज्म और स्पेशल फेवर्स ये सब चीजों में चलते रहते हैं। This is well known to many corrupt MCs and they easily take advantage. And further, such type of corrupt MCs routinely will look forward to next elections. And this cycle is repeated endlessly. You can understand from this basic points as to how corruption takes place in societies. Now, how to find out about this thing? You require some sort of documentary evidence. Documentary evidence in the sense कि you have to know कि ये सोसाइटी में ये खर्चा हुआ है। पिछला बैलेंस शीट उठाओ, उसमें देखो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कितना एक्सपेंस आया हुआ है। उसके पिछले का उठाओ, पिछले 5 साल में कंपैरिजन स्टेटमेंट बनाओ आपका बैलेंस शीट का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। पता चलेगा आपको कि ईयर ऑन ईयर एक्सपेंडिचर किस चीज में बढ़ा हुआ है। यू एनालाइज, बगल के सोसाइटी को पूछो कि आपका लिफ्ट का एएमसी कितने का दिया, वो बोलेगा 100 रुपए का दिया। फिर आप अपना बैलेंस शीट में देखो, वो बोलेगा अरे हमारे बैलेंस शीट में तो सिमिलर फिगर तो 200 रुपए का दिखा रहा है, और सेकेंड साल में 250 हो गया, तीसरे साल में 300 रुपए हो गया, सक्सीडिंगली इंक्रीज होता चला गया। आपका एमसी बोलेगा नहीं, हमारे लिफ्ट में एएमसी वेंडर डिमांड करता है कि भाई ज्यादा दो। तो आप बगल के अगर सोसाइटी का बैलेंस शीट वगैरह देखोगे तो उसमें पता चलता है कि कैसे ज्यादा उसने नहीं दिया और आप कैसे ज्यादा दे रहे हो। तो ये सब चीजें आप अगर डॉक्यूमेंट्स जमा कर लेते हो साइड में से, बगल के सोसाइटी से या और किसी नियर बाय, अपने एरिया का ही करना है आपको। जैसे मानो अगर आप मलाड एरिया में रहते हो, तो मलाड एरिया के 5-10 सोसाइटी अपने फ्रेंड सर्कल, आपके फ्रेंड सर्कल है, रिलेटिव है, सबको बोलो कि अपना अपना बैलेंस शीट है, स्कैन करके भेजो, मुझे स्टडी करने में आसानी हो जाती है। एक बार ये सारा हो गया तो डायनेमिक मेंबर कैन ऑलवेज file an application for re-audit under section 81 bracket 6 before the local deputy registrar by giving basic to basic information about that you suspect कि ये सारे घपालेबाजी हुए हैं, करप्शन हुआ है, सोसाइटी के मेंबरों का पैसा खाया हुआ है वगैरह वगैरह। तो ये एक तरीका होता है। उसके बाद में आप 81 के बेसिस पे डायरेक्टली, अगर 81 के रिपोर्ट में पक्का खबर आ गई है कि ये हुआ है, 81 का जो री ऑडिट होता है वो सरकारी ऑडिटर करता है। द यूजुअल स्टैट्यूटरी ऑडिटर यानी जो एम्पैनल्ड ऑडिटर है वो नहीं करता है, उसको अधिकार नहीं दिया हुआ। आई एम टॉकिंग ऑफ री ऑडिट अंडर 81 ब्रैकेट 6। देन देयर इज अनदर प्रोसेस कॉल्ड इंक्वायरी अंडर 83। ये सारी चीजें चेक करता है इंक्वायरी ऑफिसर, डिटरमाइन करता है कि हाँ ये गलत काम हुआ है या नहीं हुआ है। मानो सिविल रिपेयर्स हुआ है तो सिविल रिपेयर में वो स्क्रूटनी करता है कि भाई कहाँ पे हुआ है, रिपेयर्स कहाँ पे है, वाउचर्स कहाँ पे, इसमें बिल कहाँ पे, उसमें टीडीएस काटा है या नहीं काटा है, उसमें जीएसटी कंपोनेंट है या नहीं है। टीडीएस काटा है तो टीडीएस लेट अगर डिपॉजिट किया हुआ है तो टीडीएस लेट डिपॉजिट करने का मतलब 200 रुपए पेनल्टी है पर डे का। तो ये सब नेग्लिजेंस और डिफिशियंसी में आ जाते हैं। यू कैनॉट से कि उसका पैसा सोसाइटी देगा, उसका पैसा मैनेजिंग कमेटी के अपने जेब से जाना है, लेकिन वो पैसा निकलता है सोसाइटी के किटी में से निकलता है, सोसाइटी फंड से निकलता है। दिस इज अनदर करप्शन बाय using their own negligence, for their own negligence to pay all these penalties and fines by the statutory authorities. It should be remembered that one-sided allegation of misappropriation of funds or eating of funds is not going to work till proper re-audit reports say so. इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर आप कुछ भी बोल लो कि नहीं इन्होंने ये
मेंबरशिप का ट्रांसफर का इतना पैसा लिया हुआ है, जिससे लिया हुआ है वो मेंबर वॉलंटियर करना चाहिए, उसको बोलना चाहिए कि हाँ मुझसे ये लिया हुआ है. He should give an affidavit to that effect कि during this period I paid cash to this so and so person. Many things can be with forensic audit, typically what we call it as forensic audit, you can catch many things. Catching or detecting such corruption is literally impossible on a normal scale, except during forensic audit or counter checking by next incoming MC members, which happens with allegations. आपने सुना होगा कि पिछला नया MC मेंबर आता है तो वो एक टिपिकली उसका ये रहता है कि नहीं पिछले MC मेंबर ने ऐसा ये कर दिया वो कर दिया, उसका हिसाब किताब नहीं है, सोसाइटी के रिकॉर्ड्स नहीं है, बिल्स नहीं है, वाउचर्स नहीं है. तो दिस you should understand कि now such corruptions have already happened in the society. All such things are prone to department corruptions also. Extraordinary delays, deliberately weakening the case by faulty inquiry and faulty inquiry under 83 or faulty re-audit under 81 and liability fixing on the culprit MC members under section 88. For your general information, there are thousands and thousands of inquiry under section 83 and 88 that are pending in Mumbai alone, only in Mumbai. If you are dynamic enough, you can file an RTI application with respective ward offices. 2-4 ward offices में फाइल कर दो RTI application का. क्या लगना है, 10 रुपए का ही कोर्ट फी लगना है. पूछिए कि आपके पास 83 के कितने इंक्वायरी ऑर्डर्स निकले हुए पिछले 3 सालों में, आप उसकी कॉपीज भी मांग सकते हो. सिमिलरली यू कैन आस्क फॉर 88 ऑल्सो. यू कैन आस्क 88 का ऑर्डर्स, 88 का रिपोर्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑल्सो. आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर 88 का इंक्वायरी हुआ है, लाइबिलिटी फिक्स हुआ है, तो जिस व्यक्ति पे ये 88 का लाइबिलिटी फिक्स हुआ है वो MC मेंबर दोबारा 5 साल तक के लिए डीबार हो जाता है मैनेजिंग कमेटी से. अब प्रोसेस फॉलो करना है, मतलब 81 का प्रोसेस करना है, 83 का भी प्रोसेस होगा और 88 का भी होगा. वक्त लगता है लेकिन होता ही है. So as I was saying, thousands of inquiry under 83 and 88 are pending in Mumbai alone. This happens every year, which is usually without any effective result. I forgot to tell you, 80 री-ऑडिट का जब आप अर्जी डालोगे तो अर्जी डालने वाले को री-ऑडिट का पैसा खुद अपनी जेब से देना है. ओके, वो सोसाइटी नहीं देती है. जो एलिगेशन करता है, जो री-ऑडिट करवाना चाहता है वो पैसा देता है. For your information also, it is not necessary कि only a society member can file an application for re-audit. Anybody can file. आपके बगल के सोसाइटी वाला, आपका फ्रेंड भी फाइल कर सकता है. He should have proper evidence कि ये सारी चीजें गलत हुई है. Proper evidence का मतलब क्या है? पिछले 5 साल का ऑडिट बैलेंस शीट रिपोर्ट निकालो, अकाउंट्स निकालो, ऑडिट रिपोर्ट निकालो, शेड्यूल्स निकालो, बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर वगैरह हो गया. कुछ और एविडेंसेस जो ये प्रूव करता है कि भाई ये री-ऑडिट करना योग्य है कि नहीं. सो यू कैन फोर्स द डेप्यूटी रजिस्ट्रार टू टेक सू मोटू कॉग्निजेंस. सू मोटू में उसको बोला जाता है कि आप अपनी मर्जी से ये री-ऑडिट करो, लेकिन मेरे एप्लीकेशन के बेस पे. ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं इस सोसाइटी का मेंबर हूँ. द डेप्यूटी रजिस्ट्रार हैज गॉट नो ग्राउंड टू से कि नहीं आप मेंबर नहीं हो तो री-ऑडिट नहीं हो सकता है. जस्ट प्रूव इट टू हिम कि करप्शन हुआ है, घपालेबाजी मुंबई का शब्द है, हुआ है, एंड ही इज बाउंड टू डू इट. There is an indirect solution also to this thing. Depends. So a simple indirect solution is to create a society WhatsApp group. Add as many members as possible. जिसको छोड़ के जाना है ग्रुप में से हो जाए, does not matter. They'll come back again. And you keep on asking questions, keep on raising questions. कि सोसाइटी का नाला साफ किया तो कितने पैसे खर्चे हुए उसके अंदर. जनवरी महीने में पूछो,
फिर से फरवरी महीने में पूछो, फिर से हर महीने पूछो, वही क्वेश्चन पूछो, डज नॉट मैटर। आपके ऊपर कोई कानूनी कार्यवाही हो नहीं सकता है प्रश्न पूछने के लिए। बट वेन एवर यू start raising questions, don't make any allegations at all. Please remember that raising an allegations gets murkier. लोग पीछे आपके बाकी जो लोग हैं वो डर के पीछे हटते हैं। आपको एक खाली रेजिंग क्वेश्चन रेजिंग का मुहिम चालू करना है। There are many other points, but now we are limited to time factor, so I will conclude this topic for today. I will take in a few questions if there are there in the chat box. Then we will invite our next speaker for the topic. So if any Hemant sir, good evening. Good evening, ma'am. You have some question, ma'am? Sir, I have a question. Yes, sir. You sir, are my question Advocate is... Fatima. Yes, sir. You are Advocate Fatima. Yes, ma'am. You are our next yes, speaker, ma'am. Yes, sir. Thank you, sir. Sir, my question is related to the balance sheet and income and expenditure account, which the managing committee prepares from their auditors, like when the audit is done. But sir, the main problem with this is that the state government has passed an order that these reports should be in Marathi. Now, many people do not understand the legal terminology when it comes in the form of a balance sheet, and normal parlance when you talk Marathi is different. But the terminology when it comes to business terms and law terms is totally different. So many times people don't understand like what is written and how the balance sheet is formed. So this could be one of the reasons that people don't take interest in looking at it. They just give a glance and they just put it aside. Yes, ma'am. So can we do something about it, that it should be in both the languages? Because see, in a society, people stay. Some people may know Marathi, some people may not know. Agreed, it is a state language. We respect that, but then we have to consider the people living also. Okay, ma'am. There are Now the thing limitations is to a certain language. This directive was issued by Pune office, Commissioner's office, and it is a suggestive thing. It is not a mandatory thing. The order stays. Anybody requiring that order may send me an WhatsApp. I will forward that order to their respective WhatsApp tomorrow. But so that order says कि आप मराठी में ऑडिट रिपोर्ट वगैरह बनाओ, पर अगर सोसाइटी की जनरल बॉडी ये कहता है कि हमें ये ऑडिट रिपोर्ट इंग्लिश में चाहिए, तो then that is also permissible. The discretion of preparing the audit report in Marathi or English is given to the general body of the society. Now, for your information, going slightly into depth, when you register your society, you know, when you go to register your society, तो फॉर्म A, B, C, D वगैरह देना है, एक छोटे मोटे एफिडेविट देना है, बायलॉज आपको रजिस्टर करने के लिए देना है वहां पे। तो उस समय जब आप वो देते हो तो वहां पे आपको ये डिक्लेयर करना पड़ता है कि आपका बायलॉज, आपका कामकाज किस लैंग्वेज में आप कंडक्ट करने वाले हो। Okay, so now if you see that your society bylaws are in English, you just go back to your society registration document and you will find out that society has undertaken to do its karyabhar. Karyabhar means Denadin Kamkaj in Marathi or in English. Okay, sir. So at the moment, it is not necessary for you to pass a resolution in your GB to determine your audit report shall be in English or in Marathi. But however, you may circumvent this order very easily by passing a resolution in any special general body meeting or forthcoming annual general body meeting. The agenda will be just simply to discuss and decide
to have our audit done in English. Resolution में आएगा कि majority of the members have agreed that the audit will be done in English, passed by, proposed by, that's it. एक कॉपी उठा के डिप्यूटी रजिस्ट्रार को भेज दो या उनके वेबसाइट में अपलोड कर दो, आपका स्टैट्यूटरी ड्यूटी खत्म हो गया. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank Next you so question is by, yes madam, you want to say something? Okay. I'll take the next question. Hello. By Mr. Gaur, Satyanarayan Gaur. In my society, cash withdrawn and voucher is prepared stating 8,000 is with treasurer for petty expenses. Okay. Now, typically 8,000 rupees is greater than 1,500 rupees that are usually the norm in the bylaws. But however, the auditor says कि 31st मार्च को आपका जो कैश इन हैंड है वो 1,500 रुपए के ऊपर नहीं होना चाहिए. तो व्हाट यू विल डू टिपिकली कि पूरे साल 1 अप्रैल में आपने 8,000 रुपए निकाल लिया, पूरे साल उसको यूज करोगे और 25 मार्च को उससे जाके बाकी का डिपॉजिट कर दोगे. हाथ कैश इन हैंड आप शो करोगे कि आपकी कैश इन हैंड 200 से 300 रुपए है. नाउ अप टू दिस लेवल इट इज परमिटेड, बट इफ यू आर giving out cash of more than 1,500 rupees by in cash and not by check, then the auditor is bound to reflect that in his audit report and classify your society not as B class and either as A class, but he should deliberately make it कि this is not the objective of the society. He suspects something is amiss, so it may be put up as C class, and the same may be declared in the audit rectification report that is called typically as O form under section 82 of the MCS Act. Yes, sir. Mary, I have, let me take up this thing first on the chat box. There is a question by Mr. Kapadia. Biggest loot is in major repairs and painting, which happens 5 years or so. That biggest loot is actually a biggest amount you can say, but major repairs and painting आपके सोसाइटी में शायद 5 साल में या 10 साल में या 15 साल में एक ही बार होता है. हर साल नहीं होता है, हर 5 साल में भी यूजुअली नहीं होता. अगर बिल्डिंग का प्लास्टर करना है तो टिपिकली आपका प्लास्टर 5 से 10 साल तो इजीली निकल जाता है. नथिंग हैज टू बी डन. 10 साल निकल जाएगा, सोसाइटी के सुस्ती की वजह से वो 5-1 साल और निकल जाएगा, उसके बाद होगा. उस समय जो लूट होगी सो होगी. पर बाकी जो छोटे छोटे अमाउंट्स कई चीजें हैं सोसाइटी के अंदर जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये रूटीन है. There is another question by Mr. Kapadia. How can a new MC get another audit done on old accounts? Does it require AGM permission? If your earlier अकाउंट्स, मानो पिछले 5 साल का आपने अकाउंट, उदाहरण के तौर पे 15-16 का अकाउंट, एजीएम कॉल किया, मेजॉरिटी से पास कर दिया, अप्रूव कर दिया, अकाउंट्स खत्म हो गया. 15-16 का हो गया, 16-17 का भी यही हो गया, 17-18 का भी यही हो गया. अब 20-21 तक आते आते आपने ये सोचा कि नहीं वो पिछले वाली एमसी ने ये सब गलत काम किया हुआ है, तो हमको इसको री ऑडिट करना है. तो यू हैव टू गिव जस्टिफिकेशन कि 5 साल का ऑडिट तो पिछले जनरल बॉडी ने तो सारा पास कर दिया. जनरल बॉडी सेक्शन 72 के हिसाब से तो उसका डिसीजन फाइनल है. जनरल बॉडी ने बोला ठीक है ना, बैलेंस शीट में 50 लाख रुपए का घपाला किया, लेकिन हमने पास कर दिया, आगे बढ़ो. अब नई एमसी आती है, वो बोलती है नहीं हमारे पास तो अभी हमने सोसाइटी का डॉक्यूमेंट्स टेक ओवर किया है, हमने वो फाइल निकाला मेजर रिपेयर्स का, उसके अंदर तो बिल्स ही नहीं है, उसके अंदर तो वाउचर ही नहीं है, उसके अंदर तो 50 लाख इसको कैश विड्रॉल कर लिया, वो सुरेश कुमार के नाम पे चेक दे दिया, उसने 50,000 रुपया कैश विड्रॉ कर लिया. ये सारा एविडेंस है क्या? अगर है तो सोसाइटी अगर खुद री ऑडिट करवाना चाहती है तो एसजीएम में या तो एजीएम में ये रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा प्रॉपर नोटिस एजेंडा के साथ में. प्रायर नोटिस एजेंडा के साथ में रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कि हम इस साल का री ऑडिट करवाना चाहते हैं. सोसाइटी इस री ऑडिट का एक्सपेंडिचर बेयर करेगी विद गिवन रीजंस कि भाई क्यों हम री ऑडिट करवाना चाहते हैं.
आपको ये एक चीज बता दूं कि री ऑडिट अकॉर्डिंग टू 1 second, just hold please. Re-audit for any society can be done only for the previous 5 years. मानो ये अकाउंट साल चल रहा है 20-21 का, तो 20-21 का छोड़ दीजिए और उसके पिछले 5 साल तक का री-ऑडिट हो सकता है. अगर उसके पहले का करना है तो then that is not possible. The cooperative department bars it. The next question is by Amit Kumar Singh. Is there any network issue at your end? Video is not coming. There is no network issue. Everybody can see. I can see everybody. Omkar Ishwar. His query is, in our society is recurring huge expenses without prior approval in MCM. MCM means managing committee. Without bills or no TDS is deducted. AMC for lift given in company name, but huge amounts are paid in cash or by bearer check in proprietor's name. One contractor was approved for 38 lakhs. Advance paid to him 48 lakhs. Still outstanding amount of 13 lakhs is shown in society books. Liability of 5 lakhs is raised over and above 13 lakhs as borrowing of same contractor. This thing also happens कि सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी ये सोचती है कि उसको कैश में दे देते हैं या उसके बैरल चेक से दे देते हैं या प्रॉपरेटर के नाम पे दे देते हैं. क्यों देते हैं? क्योंकि वो टीडीएस बचाना है, क्योंकि उस पर 18% जीएसटी बचाना है. अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है तो आप री ऑडिट भी करवा सकते हो. आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी कंप्लेंट कर सकते हो. दोनों का पैन कार्ड दे के आपके बैलेंस शीट जोड़ दो कि देखो ये एएमसी का कॉन्ट्रैक्ट था 50 लाख रुपए का, इसको टीडीएस डिडक्ट नहीं किया हुआ. सेम विथ आप जीएसटी को भी दे सकते हो. हाउ टू डिटेक्ट, विजू चौहान, हाउ टू डिटेक्ट कन्वेंस करप्शन. कन्वेंस, I believe you might be speaking about deemed conveyance. टिपिकली आपको मैं एक ये बता दूं कि मेजर शहर में जैसे बॉम्बे, पुणे में डीम्ड कन्वेंस का एक बहुत बड़ा रैकेट चलता है. रैकेट का मतलब कैसा है? 2 मिनट में आप एक्सप्लेन करता हूँ. और जो भी कुछ है उसको ये कहा जाता है कि नहीं पर फ्लैट का डीम्ड कन्वेंस लगेगा. तो पर फ्लैट का टिपिकली बॉम्बे में ऐसा रेट चलता है कि पर फ्लैट का 5,000 से लेके 25,000 रुपए पर फ्लैट का डीम्ड कन्वेंस लिया जाता है. सोसाइटी का प्लॉट होगा मानो 20,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट होगा और डीम्ड कन्वेंस के लिए आप अगर 20,000 के स्क्वायर फीट का प्लॉट और मानो आपके 100 मेंबर है सोसाइटी में तो 25,000 रुपए एक मेंबर से लिया तो आई थिंक 25 लाख रुपए के आसपास हो गया डीम्ड कन्वेंस का. अब अगर लॉयर का फीस देखते हैं इसके अंदर तो आप 25 लाख रुपए जब लॉयर को दोगे, करेक्ट है, तो लॉयर को 25 लाख दोगे तो टीडीएस डिडक्ट करोगे कि नहीं करोगे? आप टीडीएस डिडक्ट करना है, लेकिन कमिटी डिडक्ट नहीं करती है क्योंकि उनका ये मानना है कि 25 लाख में से लॉयर की फीस होगा 1 लाख रुपया होगा, 2 लाख रुपया होगा या जो भी होगा. अब बाकी का अमाउंट जाना किधर है? बाकी का अमाउंट क्या वो ब्राइब देने में जाने वाला है या मैनेजिंग कमेटी खुद ब्राइब रखने वाला है उसके अंदर से? वी डू नॉट नो एंड सो मेनी थिंग्स. सो यू आस्क द मैनेजिंग कमेटी कि भाई आपने ये 25 लाख रुपए लिया हुआ है डीम्ड कन्वेंस का सारे लोगों से, सोसाइटी के बैलेंस शीट में आप डिटेक्ट करिए कि डीम्ड कन्वेंस का एक्सपेंडिचर के आगे क्या अमाउंट है. अब आप उसमें वेरी फनीली ये देखेंगे कि डीम्ड कन्वेंस का 25 लाख रुपया तो ले लिया लेकिन एक्सपेंडिचर में वो अमाउंट आपको रिफ्लेक्ट नहीं होगा. ट्राई इट इन योर बैलेंस शीट, इट इज पॉसिबल. There is a query by Mr. Uday who says some members are not paying maintenance. How to check? आप हर साल का बैलेंस शीट का सेट ले लो. There is a paper in that which says outstanding dues of defaulter members. डेबिट और क्रेडिट अमाउंट्स आ जाएंगे उसके अंदर.
उस लिस्ट को सर्टिफाई करना, ऑडिटर को ठप्पा लगाना है, उस लिस्ट में मैनेजिंग कमेटी को भी ठप्पा लगा के साइन करना है, तीनों ऑफिस बेरर को, चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर को। वो पेपर पिछले 5 साल का आप देखो, उसमें चेक करो कितना आया या नहीं आया। साइमल्टेनियसली आप अपने बैलेंस शीट में आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चेक करो कि आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस में कितना कम ज्यादा हुआ। फिर भी अगर डाउट में हो तो आप सोसाइटी से उसका पर्सनल अकाउंट पूछ लो। अगर सोसाइटी नहीं देती है तो रजिस्ट्रार के पास में अप्रोच करो और कोशिश करो। Anil Kumar Singh, Amit Kumar. Recently, I have been appointed as internal auditor for our society. Please suggest I should go through. Please suggest document I should go through. Any other expert advice? What is an internal auditor supposed to be doing? Is checking all the vouchers with the bills and simultaneously noting he has to prepare a comparative chart of minimum previous 5 years. Why minimum previous 5 years? कि अगर उसे रिकमेंडेशन करना भी है रीऑडिट के लिए तो आपको ये पता होना चाहिए कि रीऑडिट की अवधि है 5 साल। तब उसमें कंपेरेटिव कोर्ट्स में आप ये बना के देखोगे कि भाई इतना हर साल में कितना कितना खर्चा हुआ है। इंटरनल ऑडिटर हैज टू चेक ऑल द सोसाइटी के आईजे रजिस्टर्स, सिंकिंग फंड रजिस्टर और जितने भी रजिस्टर्स है रूल में अगर देखोगे तो 23 रजिस्टर्स का वर्णन दिया हुआ है। तो उस रजिस्टर्स में क्या क्या मेंटेन किया हुआ है, क्या नहीं मेंटेन किया हुआ है, वो देखना है। कैश बैलेंसेस, सोसाइटी के बैलेंस शीट are usually internal auditor does internal audit on quarterly basis. So you have to keep on giving your internal audit report to the managing committee by stating that you are doing all this thing wrong and it should be approved in the managing committee minutes. And why all these expenditures are there. Now supposing if there is a Karyavahi under 81 or 83 or 88, then this managing committee minutes and the AGM minutes are relied on to determine who has eaten the money or who has misappropriated the money or who has caused loss to the society. So all these things as an internal auditor, you can do so. If you require further chota mota or guidance, please contact me personally. I'll try to help you as much as possible. There is a question by Mr. Kapadia once again. MC does not reply to many emails. First of all, there should, if you are communicating by email to personal email IDs of any society member, including the managing committee members, then that is null and void. The law does not take cognizance of it. However, if there is, members, please mute yourself. There is causing static disturbances, please. So, the society has to have an official email ID wherein the society manager or the secretary, etc., may read it periodically. Don't expect them to read it on a daily basis. If the society people are meeting in the society office as a routine on Sunday to get briefing from the manager, वहां पे वो रीड करके मैनेजर बताएगा। अगर आपने एक ईमेल किया है कि मुझे इस प्रकार के एनओसी चाहिए, तो वो मैनेजर का काम है या सेक्रेटरी का काम है देखने का। और वैसे भी कोई भी आप कम्युनिकेशन करते हो तो बायलॉज के हिसाब से तो सोसाइटी सेक्रेटरी हैज गॉट फुल 15 days to consider it, and if he finds it sort of out of the ordinary, then he has to take it before the managing committee, which may happen after 30 days. So all these things can be done, and still if official emails are not replied, then recourse is to approach the deputy registrar for directions or approach the consumer court, consumer commission for directions. Okay, Mr. Gaur is asking a question. Is there any charges from members need to pay for specific audit? If the member has applied in his own name for re-audit, then he has to pay it from his own pocket. If the society is applying for re-audit, then based on the resolution of the GB, the society will pay for the re-audit. There is nothing such as कि re-audit करवा लिया कुछ नहीं निकला तो पैसे मिल जाएंगे, या re-audit करवा लिया कुछ घपाला मिला तो re-audit के पैसे मिल जाएंगे. Re-audit goes to the government treasury, which is never ever refundable back. Mr. Rohan Rane,
His question is, what is legal option if society WhatsApp group admin, who is a member of corrupt MC, is removing him from the WhatsApp group if one asks questions? Mr. Mane, you can create a counter WhatsApp group. WhatsApp group free में है, कोई उसके पैसे लगने नहीं है. आप अपना टीम को जोड़ते जाइए, उन मेंबरों को भी जोड़िए जो जुड़ना नहीं चाहते, उनको निकलने दीजिए. आपको ये पता चल जाएगा कि आपके साथ कौन है या कौन नहीं है. जैसे मैंने पहले बताया कि कीप ऑन आस्किंग ओनली क्वेरीज, कीप ऑन आस्किंग ओनली क्वेश्चंस, क्यों हुआ ये, क्यों नहीं हुआ, वगैरह वगैरह वगैरह. But don't put any allegations, don't put anything which hurts anybody. Be friendly, be nice. There is a question by Shivani. I'll take this as a last question before I invite our next speaker. Shivani says, you said even neighbors can ask for DDR office for details of auditing without letting his name open. Madam, I have not said that. I said ki even a neighboring person can apply for re-audit. Anonymous re-audit applications are thrown out in the dustbin. So there is nothing happening, nothing going to happen in that. सरकारी कामकाज में anonymous applications have got no value. आप GST में anonymous application करोगे, income tax में करोगे, डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास में करोगे और किसी भी ED डिपार्टमेंट में करोगे, कहीं पे भी करोगे, तो कचरे के पेटी में चला जाता है. That is the department's policy. If you say कि मेरे पास इसका इनकम टैक्स का ये खबर है 25 करोड़ का, लेकिन मैं अपना नाम डाइवर्स नहीं करना चाहता हूँ, that is not acceptable. The application goes in the dustbin. She says DDR office was asked to intervene in our society as there is no committee, no meetings, and no society account. And our society members want to go for redevelopment without conveyance. Okay. First of all, for your information, redevelopment conveyance की बगैर नहीं हो सकता है. You forget that once. Conveyance होना कंपलसरी है. रीडेवलपमेंट विदाउट कन्वेंस का मतलब है आपकी जो जमीन है, चूंकि आपके नाम पे नहीं है, तो बिल्डर आएगा और आपकी जमीन पे कंस्ट्रक्ट करेगा. ऐसा नहीं हो सकता है ना, क्योंकि कोई भी आके आपकी जमीन पे कंस्ट्रक्ट करता है. सिमिलरली आप और भी किसी की जमीन पे भी जाके आप कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हो. तो कन्वेंस होना जरूरी है. कन्वेंस के बाद में आपका डेवलपमेंट एग्रीमेंट होगा, जिसमें आप ये डिटरमाइन करोगे कि आपका डेवलपर कौन है, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे. एक लीगल हायरार्की प्रोसेस फॉलो करना जरूरी है. फॉर योर इंफॉर्मेशन, आप DDR ऑफिस मेंशन कर रहे हो. DDR हैज गॉट नो जुरिसडिक्शन एट ऑल टू इंटरफियर in the society or issue any directions to the society for routine काम. आप शायद मिस्टेक से DDR डाल रहे हो, पर it should be DR, Deputy Registrar. DDR in Mumbai, it is District Deputy Registrar. There are so many questions, but unfortunately I will not be able to take in because we are having our next speaker waiting. So I will conclude this session.